हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसमें आज हम देखेंगे अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हम शुरू करते हैं। अनुलेखन किसे कहते हैं? अनुलेखन को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अनुलेखन मीन्स होता है कि DNA से RNA का निर्माण, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से राइबोज न्यूक्लियोटाइड का निर्माण ही क्या कहलाता है? अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये परिभाषा की बात हुई है। अनुलेखन होता कहाँ पे है? आप फिगर में देख रहे होंगे, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन धागे होते हैं। और क्रोमैटिन धागे जब संघनित हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो वो गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और गुणसूत्र बने होते हैं DNA और हिस्टोन प्रोटीन के। यहाँ से यह समझ में आया कि जो DNA है वह कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। जैसे हमारा शरीर को नियंत्रण कौन करता है? हमारा मस्तिष्क नियंत्रण करता है। उसी तरीके से पूरी कोशिका के काम को कौन नियंत्रित करता है? तो वो हैं DNA, या सही मामले में कर सके तो केंद्रक। केंद्रक उस सारी कोशिका की एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करता है। और किसके माध्यम से नियंत्रित करता है? और वो है DNA। अब आपको भी पता है कि केंद्रक से DNA बाहर जा नहीं सकता और उसको अपने संदेशों को, अपने मैसेज को कि कोशिका को क्या काम करना है, वो किसके थ्रू भेजेगा? RNA के थ्रू भेजेगा, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकता। तो इसीलिए DNA अपने उन मैसेजों को एक कोड के अनुसार बना के बाहर भेजता है और किसके द्वारा? RNA के माध्यम से भेजता है। इसीलिए इस RNA को हम क्या कहते हैं? संदेश वाहक RNA, मैसेंजर RNA कहते हैं। अब आपको भी पता है, ये ट्रांसक्रिप्शन को सबसे पहले रोगर डी कॉर्नबर्ग ने बताया था। ये वैज्ञानिक थे रोगर डी कॉर्नबर्ग। इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन को बहुत विस्तार में बताया। अब बात होती है आनुवंशिकता की इकाई। ये पूछा जाता है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? तो आनुवंशिकता की इकाई जो होती है, जीन होती है। जीन के बारे में आप एकदम कन्फ्यूज़न न अपने मन में रखें, क्योंकि DNA के खंड, वो खंड जो एक महत्वपूर्ण लक्षण या विशिष्ट लक्षण को एक लिए रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो जीन सही मामले में क्या होते हैं? DNA के खंड होते हैं। अब यहाँ पे एक DNA का खंड दिया हुआ, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये DNA, आप DNA के बारे में अगर बताएं तो ये दो श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से एंटी पैरेलल होती हैं। ऐसे समझते हैं कि रेलवे लाइन की जो पटरी होती है वो दोनों साथ चलती हैं बराबर में, और पैरेलल समांतर इसे कहते हैं। और एक की दिशा इधर होती है, एक की दिशा इधर होती है, इसी को कहते हैं एंटी पैरेलल। और वो दिशा हम समझते कैसे हैं? यहाँ 5' है, यहाँ 3' है, ये एक दिशा हुई। और यहाँ क्या है? 3' से 5'। दिशा उल्टी है तो दोनों समांतर होते हैं, लेकिन दोनों रज्जुक यानी श्रृंखलाओं के जो डायरेक्शन होते हैं वो विपरीत होते हैं। तो मान के चलते हैं ये एक जीन है, एक DNA खंड है, इसी का क्या होना है? अनुलेखन होना है। तो अगर ये मैसेज बाहर कोशिका को देना चाहती है तो इसमें दो श्रृंखला, एक ऊपर की श्रृंखला, एक नीचे की श्रृंखला। यदि उसको इस श्रृंखला के मैसेज को बाहर कोशिका द्रव्य में भेजना है, यानी ये जो श्रृंखला है इसके लक्षणों को या इसके मैसेज को, इसके संदेश को बाहर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में भेजना है, तो इसका अनुलेखन होगा, यानी इसकी कॉपी बनेगी। सेम इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड उस RNA में होंगे। तो इसको क्या कहते हैं? कूट लेखन रज्जुक, यानी नॉन टेम्पलेट रज्जुक, स्ट्रैंड कहेंगे। अब जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसके अनुसार उस RNA में कोड होंगे, और जिस श्रृंखला से RNA कॉपी करेगा, ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड उस RNA में होने चाहिए। आएंगे कैसे? जब नीचे वाले श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड की वो क्या करेगा? कॉपी करेगा। कौन? जो mRNA बनना होगा। तो वो mRNA, जैसे यहाँ पे थायमिन है तो mRNA आएगा यहाँ पे, तो वो निर्माण करेगा। तो यहाँ आ जाएगा क्या? एडेनिन। आप देख रहे हैं यहाँ पे एडेनिन है और एडेनिन क्या आ गया? ये। तो सही मामले में बताएं, जो टेम्पलेट रज्जुक होता है, जिसको हम
टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, यह एक सांचे की तरह काम करता है। किसके लिए? एमआरएनए के लिए, जो किसकी तरह बनता है? ऊपर कूटलेखन रज्जु के तरह, यानी नॉन टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है इसी की वो नकल करके ये बनता है एमआरएनए। तो यहाँ ये क्लियर हो गया होगा कि टेम्पलेट रज्जु क्या होता है, जिसको देख के एमआरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड को अरेंज करता है, लेकिन जब एमआरएनए बन जाता है तो वह किसकी कॉपी होता है? तो ऊपर वाले श्रृंखला की कॉपी होता है, इसीलिए इसको कूट लेखन कहते हैं। और उसमें एक सेंस होता है, इसीलिए इसको सेंस कहते हैं। इसी के कोड बाहर जाते हैं, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम आपको समझ में आ गया होगा। इसका सिर्फ काम क्या होता है? सांचा की तरह, टेम्पलेट की तरह काम होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन सेंस कहते हैं, बिना काम का है, नॉन कोडिंग, इसके कोडॉन बाहर नहीं जाते। थोड़ा और आसानी से समझना चाहें तो आप कभी मेले में जाएं तो वो मेहंदी जो लगाते हैं हाथ में, फूल का डिजाइन करते हैं, उसमें उल्टा सांचा में फूल बना रहता है, उसके हाथ में आपको डाल देंगे तो सीधा फूल बन जाता है। उसी तरीके से ये उल्टा सांचा है, जैसे इसकी कॉपी बनेगा तो सीधा फूल। ये ऊपर वाला कूट लेखन है और नीचे वाला टेम्पलेट। अब एमआरएनए की शुरुआत बनना कैसे शुरू होता है, तो यहाँ बहुत विस्तार से समझते हैं कि हमेशा जो नई श्रृंखला बनेगी उसकी दिशा क्या होगी? 53। ये नंबर क्या है कि हमेशा 5वें डायरेक्शन से, यानी इधर से श्रृंखला शुरू होगी और 3' तक श्रृंखला जाएगी। हमेशा जो नई श्रृंखला न्यूक्लियोटाइड की बनेगी वो 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन तक होगी। तो इसी आधार पे कि हम अनुलेखन के जो चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला उन्नयन, जिसको हम इनिशिएशन कहते हैं या सूत्रपात कहते हैं। दूसरा दीर्घीकरण, इलॉन्गेशन, और तीसरा समापन, टर्मिनेशन। यह अनुलेखन की प्रक्रिया 3 भागों में विभाजित होती है। जब इसकी शुरुआत होती है तो इसको सूत्रपात या उन्नयन कहते हैं। यह जब ये आरएनए की श्रृंखला लंबी होती है तो उसको दीर्घीकरण कहते हैं। और जब ये आरएनए की पूरी श्रृंखला बन जाती है तो उसी को हम क्या कहेंगे? समापन। अब यहाँ पे ये डीएनए का सूत्र है, इस फिगर में देखिएगा। तो कोई डीएनए की सूत्र है तो कैसे उस एंजाइम्स को कि पता चलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कहाँ से होगी? तो इसको पता करने के लिए हर जीन के पहले एक क्या होता है? प्रमोटर खंड होता है। इसको हम क्या कहते हैं? उन्नायक खंड, प्रमोटर खंड कहते हैं। यही बताता है कि यहीं से अनुलेखन की शुरुआत होनी है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम, सिर्फ एक एंजाइम है, इसका नाम याद रख लीजिएगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो अनुलेखन की शुरुआत भी करता है, दीर्घीकरण भी करता है और समापन भी करता है। तो ये एंजाइम जो है उस प्रमोटर खंड के पास जाके जुड़ जाएगा। अब ये एंजाइम करता क्या है? अब उस प्रमोटर खंड की विशेषता देखिएगा। यहाँ एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, इस प्रकार के क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच सिर्फ 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो इनको तोड़ना बहुत आसान होता है। तो ये आरएनए एंजाइम क्या करता है? इन हाइड्रोजन बंध को तोड़ना आसान होता है, इसलिए जल्दी तोड़ देता है। अगर यहाँ ग्वानिन और साइटोसिन होता तो तोड़ना मुश्किल होता, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होते हैं। ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होने के कारण इसको तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। तो इसीलिए जो प्रमोटर या उन्नायक खंड होते हैं उसमें एडेनिन और थाइमिन के क्रम पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा और इसको अब तोड़ना शुरू कर देगा। और इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध है, जब इसको तोड़ने लगते हैं तो इसको बोलते हैं द्रवण। यह प्रक्रिया द्रवण कहलाती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग। तो जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज अब तोड़ने लगेगा, यह श्रृंखला आगे बढ़ती चली, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा ये क्या काम करेगा आरएनए पॉलीमरेज? ये न्यूक्लियोटाइड को भी, जैसे यहाँ थाइमिन है तो यहाँ एडेनिन, एडेनिन है तो थाइमिन की जगह यूरेसिल। ध्यान से समझिएगा कि जब आरएनए का निर्माण होता है तो वहाँ थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे चलता जाएगा और इस तरीके से वो जब आगे बढ़ता जाएगा, आरएनए जो बन रहा है वह इससे अलग होता जाएगा और पीछे के जो श्रृंखला इसके डीएनए के अलग होते वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे। इस फिगर में आप देखिएगा, अब यह आगे बढ़ते हुए
न्यूक्लियोटाइड की नई श्रृंखलाएं इसमें जुड़ती चली जा रही हैं, दीर्घीकरण हो रहा है और दीर्घीकरण होते होते आरएनए पॉलीमरेज अब आखिरी सिरे तक पहुंचा गया। और जैसे आखिरी सिरे पे पहुंच गया, वहाँ पे एक विशेष खंड होते हैं जिनमें क्या होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन और साइटोसिन ग्वानिन, इस प्रकार के क्रम पाए जाते हैं। तो इसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होगी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, समापक खंड कहते हैं। जहाँ पे पहुँचते ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये जान जाता है कि अब मुझे अनुलेखन को रोक देना है, और यहाँ पे वह ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन को रोक देगा और वो यह आरएनए पॉलीमरेज वहाँ से हट जाएगा, और हटते ही ये एमआरएनए बाहर कहाँ चला जाएगा, उस केंद्रक से होते हुए केंद्रक छिद्र के द्वारा कोशिका द्रव्य में चला जाएगा, और वहाँ जाने के बाद उस कोडों के अनुसार किसका, प्रोटीन का निर्माण करेगा, जिसको आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को हम क्या कहते हैं, भाषांतरण कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, या सामान्य भाषा में कहें तो प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। उसकी क्लास अगले लेक्चर में होगी। तो यहाँ 2-3 शब्द और हैं, यहाँ पे भी समझ लेते हैं। सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन मीन्स होता है जीन। यदि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, आपको भी पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते, उनमें एक ही क्रोमोसोम में सारे जीन होते हैं। तो एक ही बार उसमें क्या होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है, और सारे एमआरएनए के में सभी जीनों के कोड या कोडॉन आ जाते हैं। ऐसे समझिए कि कई रंग के जब फीते आपस में हम जोड़ दें तो इससे क्या हो गया, कई रंग के वो फीते क्रम में जुड़ जाएंगे, तो वो एमआरएनए हो गए। जबकि उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। ऐसा एमआरएनए जो कई जीनों का एक साथ बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक। यह पाया कहाँ जाता है, प्रोकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक हो गया। और मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में, यानी हायर एनिमल्स में, अमीबा हुआ, एल्गी हुआ और फंजाई, सारे प्लांट्स और एनिमल में यूकैरियोटिक पाया जाता है। इसमें प्रत्येक जीन का अलग अलग अपना एमआरएनए बनता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसिस्टोनिक इकाई या एमआरएनए कहते हैं। तो ये पूरा एक वीडियो है। अगर इसको हम संक्षेप में समझें तो ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ कि डीएनए से आरएनए का निर्माण, और होता कहाँ है, केंद्रक के अंदर होता है। हम अनुलेखन को 3 भागों में बांट सकते हैं, उन्नयन, दीर्घीकरण और समापन। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है वो आरएनए पॉलीमरेज है। ये जो नई श्रृंखला बनाता है, हमेशा 5' से 3' की तरफ ये बनाता है जो नई श्रृंखला, और इसमें लगातार आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाएगा और एक एमआरएनए का निर्माण इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे यह वीडियो कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये जो नोट्स है, आप इस नोट्स को देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। साथ ही इस पूरे चैप्टर का अगर डिटेल देखना है और चैप्टर्स को भी देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर यदि नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो सके। थैंक यू।